अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग में, उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनल्स यानी कि माउथ कैविटी यानी बगल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इन सब से मिलके बना होता है। साथ ही साथ ग्लैंड से भी मिलके बना होता है यानी कि लीवर और पैंक्रियाज जैसे कि। ओके, ये तो हो गया सिंपल सा इंट्रोडक्शन। लेट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग, अब देखो हम लोग इंजेक्शन, सबसे पहले क्या होता है अगर न्यूट्रिशन के प्रोसेस में देखें, इंजेक्शन। तो ह्यूमन बीइंग में इंजेक्शन कैसे होता है, हम खाना हाथ से उठाते हैं और मुंह में डाल देते हैं। जो हाथ से उठा के मुंह में खाना डालना होता है इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। हाँ जी, इतने से प्रोसेस को ही हम कहते हैं इंजेक्शन। अमीबा तो बेचारा सूडोपोडिया बना रहा था, हम हाथों से उठा के और मुंह में डाल रहे थे, इंजेक्शन कर लिया। अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है अब कैसे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से। हाँ जी, जैसे हमने माउथ में डाला हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब देखो माउथ में जब खाना गया, फूड एक बार पहुंच गया, तो फिजिकल डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है। हमारे जो टीथ होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, पहले कर देते हैं, ये होता है हमारा फिजिकल डाइजेशन। अब इसके बाद हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं टंग और एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट करता है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। और सलाइवा का कैसा नेचर होता है, ये होता है लिक्विड फॉर्म में। जब हम लोग खाना एक बार दांतों ने च्यू कर दिया या और ग्रिंड कर दिया, तो उसके बाद से क्या करता है हमारे टंग और ये सलाइवा जो कि लिक्विड है, ये आपस में हमारा टंग जो है इसको मिक्स करता है फूड को और सलाइवा को, और वो थोड़ा गीला हो जाता है। और गीला होने की वजह से हमारे जो ईसोफेगस है यानी फूड पाइप है उसके थ्रू इजीली चला जाता है, क्योंकि जो वेट फूड है वो इजीली हमारी बॉडी के अंदर जाता है। इसके लिए अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो कभी ब्रेड खाइएगा, ब्रेड खाने के जब आप खाएंगे तो आपको ना वो जल्दी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको सूखा सूखा फील होगा, क्योंकि ब्रेड जो है ज्यादा लिक्विड मांगता है ना। या फिर हम लोग कई बार, हम लोग को बहुत, हमारी जो बहुत पसंदीदा चीजें हैं, जैसे कईयों को मोमोज पसंद होंगे, कईयों को गोलगप्पे पसंद होंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देखते क्या होता है मुंह में पानी भर आता है, वाटरिंग हो जाती है माउथ में। तो वो वाटरिंग क्या है, एक्चुअली सलाइवा की वजह से होती है। क्लियर। अब इस सलाइवा, ये तो हो गया हमारा फिजिकल डाइजेशन। अब जो केमिकल डाइजेशन है वो भी स्टार्ट होता है हमारे माउथ के अंदर ही। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहला ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन है वो स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवरी, एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो सलाइवा के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, जो हमने फूड खाया है ना उसमें से 60% स्टार्च को एब्सॉर्ब कर लेता है। हाँ जी, जैसे हमने मुंह में हमने खाना अभी रखा है, स्टार्ट ही किया है, उसके बाद से ही हमारा केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो गया। हमारा 60% जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो जाता है ड्यू टू सलाइवरी एमिलेज। क्लियर। ओके, अब ये बाकी का फूड क्या होगा, अब जाएगा ईसोफेगस यानी जिसको फूड पाइप कहते हैं, उसके थ्रू हमारे स्टमक में। अब ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस का मूव कैसे करता है। अब जब फूड जाता है तो कभी नोटिस किया होगा कि किस तरीके से, सब करके देखिए एक बार कि किस तरीके से हमारा जो गला है वो करता है। यानी एक बार श्रिंक होता है, एक बार एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इस तरीके से शो करता है ना, इस तरीके से ही शो करता है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है, मूवमेंट है, इसको इस तरीके से हमारा फूड जो है धक्का देते हुए नीचे पहुंचता है स्टमक के अंदर। इस मूवमेंट का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स which contain on the wall of the esophagus help in the movement of food from mouth to stomach. That movement is called peristaltic movement. Hopefully you are getting the point. Okay, अब खाना कहाँ आ चुका है, हमारे स्टमक में आ चुका है। अब स्टमक में खाना आया है। अब जो खाना आया था वो आया था सेमी सॉलिड फॉर्म में, थोड़ा सा चबा के गीला करके आया था, है ना। अब जो हमारे स्टमक है, स्टमक क्या करेगा, सबसे पहले ना वो जो फूड आया था सेमी सॉलिड फॉर्म में उसको 3 घंटे तक पहले तो चबाएगा।
हाँ जी, 3 घंटे तक क्या करेगा, उसको चर्न करेगा, स्टार्टिंग में उसको बना देगा सेमी सॉलिड पेस्ट में, ठीक है, सेमी सॉलिड पेस्ट में बना देगा उसको। अब 3 घंटे तक उसने कर लिया, और पेट के अंदर क्या होते हैं, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूब लाइक ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्यूबुलर, TUBULAR, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं 3। वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन सी होती है, 3 है, तो 3 गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होती है। फर्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड है हमारा पैप्सिन, एंड थर्ड वन है हमारा म्यूकस। देखिए एक एक हम देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अब जो खाना अंदर आया है हमारी बॉडी के, उसको सबसे पहले डाइजेस्ट करने के लिए आया है, ऊपर से डाइजेस्ट हुआ है, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी माउथ से, है ना, इनडाइजेस्टेड ही है अभी, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो अब स्टमक में क्या है, HCl के 2 फंक्शन है। HCl क्या करेगा, सबसे पहली चीज कि जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उसके साथ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एसिड है तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, और उन बैक्टीरियाज को क्या करेगा, वो किल कर देगा। सबसे पहला काम है इसका बैक्टीरियाज को किल करना, ठीक है, किलिंग बैक्टीरिया, इसका सबसे पहला यही काम है, फर्स्ट काम। इसका सेकंड काम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि भाई देखो इसके अंदर दूसरा एंजाइम है एक पेप्सिन। पेप्सिन की एक कंडीशन है कि वो काम ही तभी करेगा जब वो एसिडिक नेचर में अपने आप को पाएगा। मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, जब मॉइस्चर पाते हैं तभी डेवलप करते हैं अपने आप को, है ना, कुछ ऐसे होते हैं। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है ना जो बोलते हैं कि मैं तो भाई एसिडिक नेचर के अंदर ही एक्टिवेट होऊंगा, अदरवाइज मैं एक्टिवेट नहीं होऊंगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, स्टमक के अंदर एसिडिक नेचर क्रिएट करता है और पेप्सिन को हेल्प करता है एक्टिवेट करने के लिए, भाई तो उठ और अपना काम कर। क्लियर, ओके। तो दूसरा काम क्या है, क्रिएटिंग एसिडिक नेचर टू एक्टिवेट पेप्सिन। ओके, अब पेप्सिन एक्टिवेट तो हो गया है, लेकिन पेप्सिन का काम क्या है, एक्टिवेट तो हो गया लेकिन पेप्सिन का काम क्या है। देखो फूड पार्टिकल्स में हमारे अभी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो पेप्सिन जो है, हर जो एंजाइम है ना उसका काम, उसमें क्या है कि वो हर एंजाइम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ही अलग करेगा, यानी डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा। तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन जो फूड के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट पेप्सिन करेगा। यहाँ पे ध्यान दें कि जो डाइजेशन है प्रोटीन का वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ हमारे स्टमक में पेप्सिन के थ्रू, गॉट इट। और स्टार्च का कहाँ पे हुआ, माउथ के अंदर स्टार्ट हुआ था। क्लियर, ओके, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। अब एक और होता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, बहुत चिपचिपा सा होता है, आपने देखा भी होगा, नेट पे सर्च मारिएगा गूगल पे आप लोग कि म्यूकस क्या होता है, कैसा दिखता है, आपको वो हंसी आने वाली है, और जरूर बताएं आप नीचे कि म्यूकस क्या होता है। हम सब ने म्यूकस देखा हुआ है एक्चुअली। तो म्यूकस क्या होता है कि म्यूकस में एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है, स्टिकी सा होता है, वो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग पे पूरी एक वॉल पे क्रिएट होता है स्टमक पे। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक का जो नेचर होता है एसिडिक, अगर वो डायरेक्ट स्टमक के कांटेक्ट में आ गया तो हमारा स्टमक म्यूकस नहीं रहा वहां पे, तो हमें क्या होगा, अल्सर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एसिडिक नेचर से स्टमक को बचाने के लिए हमारे जो लाइनिंग पे एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है म्यूकस। हमें किससे बचाता है, हमारे स्टमक को, हमारे स्टमक के इनर लाइन को किससे बचाता है, एसिड से बचाता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। टू सेव स्टमक फ्रॉम एसिडिक नेचर ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, अब देखिए ये तो हमने इतना समझ लिया। अब पेट, जैसे स्टमक का काम हुआ, स्टमक के बाद से खाना कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्टमक के बाद से खाना कहाँ गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि अब तो फूड में क्या निकला है, अभी सिर्फ प्रोटीन निकला है, वो भी अभी
पूरी सिंपल फॉर्म में नहीं टूटा है, अभी वो भी टूटेगा और टूटेगा अभी। ओके, प्रोटीन निकल चुका है। अब प्रोटीन निकलने के बाद से क्या होगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है हमारा वो एक्चुअली कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट एक्चुअली उसकी जो लेंथ अगर देखेंगे ना 6.5 मीटर है, एक नॉर्मल एडल्ट मैन में देखेंगे तो, ठीक है 6.5 मीटर है, लेकिन इसका जो नैरो होने की वजह से इसको हमें स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। वही इसका जो कहीं इसका शेप कैसा होता है, कॉइल शेप का होता है, कुछ मैगी जैसा घुला मिला सा होता है, कुछ एकदम उलझा होता है। जब इसको हम सीधा करते हैं ना तब इसका साइज कुछ मीटर्स में जाता है, 6.5 मीटर्स में, क्लियर। और हर एनिमल के अंदर, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटेस्टाइन का साइज अलग है, टाइगर के अंदर अलग है, देन बफेलो के अंदर उसका साइज अलग है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये देखिए, स्टमक से इंटेस्टाइन तक आने के लिए उससे पहले ना दो ग्लैंड्स बीच में आ रहे हैं, एक तो लीवर और एक पैंक्रियास। लीवर और पैंक्रियास क्यों आ रहे हैं? लीवर ना एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं हम लोग बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट करता है, और ये जो बाइल जूस है ना सिक्रीट होने के बाद से स्टोर हो जाता है हमारी गाल ब्लैडर के अंदर, यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब इस बाइल जूस का काम क्या है? इसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। देखो, बाइल जूस का जो नेचर होता है ना वो होता है एल्कलाइन नेचर, एल्कलाइन नेचर होता है, और ये बना होता है बाइल सॉल्ट से, बाइल सॉल्ट से, क्लियर। ओके, अब एल्कलाइन नेचर है इसका, तो अल्कलाइन नेचर होने की वजह से ऑब्वियस ही पता है बाइल जूस के दो काम होने वाले हैं। पहला काम है अल्कलाइन नेचर है, तो इसकी वजह से अब जो हमारा यहाँ पे एसिडिक नेचर था ना खाने का, अब जो है वो जब यहाँ से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट चला गया तो हमारे पेट का क्या हाल होने वाला है आप मतलब आगे हमारे क्या हाल होने वाला है आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो म्यूकस था, आगे म्यूकस नहीं है हमें सेव करने के लिए। तो अब क्या करेगा, अल्कलाइन नेचर होने की वजह से जो हमारा बाइल जूस है वो क्या करेगा, उस एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देगा एल्कलाइन में, क्लियर। वहां से वो हमारा एसिडिक नेचर खत्म हो जाएगा, एल्कलाइन नेचर बन जाएगा। सेकंड, अब बाइल सॉल्ट है इसके अंदर, बाइल सॉल्ट है, तो जो बाइल सॉल्ट है इसका काम क्या है, बाइल सॉल्ट अब फूड के अंदर जो फैट था ना उस फैट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, बाइल सॉल्ट फैट को डाइजेस्ट करेगा, क्लियर। नाम ध्यान देते रहिए, स्लाइवरी एमिलिसिस 60% स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, बाइल जूस हमारा फैट को यहाँ पे बीच में ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये गाल ब्लैडर जो है हमारा कनेक्ट होता है, इसको हम आई थिंक बाइल डक्ट कहते हैं, यस बाइल डक्ट कहते हैं ये जो पाइप है हमें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लीवर का। अब जो हमारा पैंक्रियाज है ये भी सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम्स, पैंक्रियाज भी सिक्रीट करते हैं कुछ एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स हैं देख लेते हैं उन्हें भी। पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, जैसे स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता था, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है। पैंक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन से जूसेस सिक्रीट करता है, एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, पैंक्रियाज एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। अब देखते हैं पैंक्रियाज एमिलेज। देखिए एमिलेज से आप याद कर सकते हैं, वहां स्लाइवरी एमिलेज था, उसने स्टार्च सिक्रीट किया था, डाइजेस्ट किया था। यहाँ पे भी जो पैंक्रियाज एमिलेज है ये सिक्रीट करेगा हमारा स्टार्च, ये भी सिक्रीट करेगा, सॉरी नॉट सिक्रीट करेगा, मैं थोड़ा सा गलत बोल पड़ी, ये भी डाइजेस्ट करेगा हमारा स्टार्च को ही, क्योंकि सारा का सारा स्टार्च तो वहां डाइजेस्ट हुआ है, तो वहां सिर्फ 60% स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था, अब बाकी का स्टार्च आके डाइजेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। देन ट्रिप्सिन का क्या काम है, ट्रिप्सिन हमारा डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। अब थोड़ा बहुत तो प्रोटीन ऊपर डाइजेस्ट हो गया, बाकी का बचा हुआ प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होगा, ट्रिप्सिन के थ्रू डाइजेस्ट होगा। लिपास किसको डाइजेस्ट करेगा, लिपास डाइजेस्ट करेगा फैट को। किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट को। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब पैंक्रियाज और लीवर ने भाई काफी हेल्प कर दी डाइजेशन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आएंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना उसके पास भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, और वो ग्लैंड्स भी क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी एंजाइम्स,
और एंजाइम सिक्रीट करके, आपके में अब उन एंजाइम्स का नाम नहीं है, अब वो एंजाइम्स जो सिक्रीट करेंगी उन एंजाइम्स के थ्रू अब क्या होगा, ये फर्दर अभी जो ये स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ये सब जो टूटे थे ना, स्टार्च इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट ही होता है स्टार्च, ओके। अब ये जो टूटेंगे ना ये हमारे, अब ये फर्दर, ये अभी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो इनको और फर्दर तोड़ेंगे, और फर्दर तोड़ेंगे। किस तरीके से तोड़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो भी देख लेते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा ग्लूकोज में, प्रोटीन को तोड़ेंगे एमिनो एसिड में, एंड हमारा जो फैट टूटेगा वो टूटेगा फैटी एसिड और साथ साथ ग्लिसरॉल में। क्लियर? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या करेगा, ये है, अब ये तोड़ दिया इसने बहुत ही सिंपल फॉर्म में। ये सिंपल फॉर्म में तोड़ा क्यों, क्योंकि अब ये जो है वाटर सॉल्यूबल है, अब इस फॉर्म में ये वाटर में घुल सकता है। अब यहाँ पे ये टूट चुका है, अब टूटने के बाद से क्या करेगा, ये इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन हो गया। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे होंगी इनर में एब्जॉर्प्शन होंगी। हाँ जी, अब देखिए अभी यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ना हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, कुछ इस तरह की ना प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे। क्यों, ये क्यों होती है, क्या होता है कि अब देखो किसी, इसका एरिया ज्यादा बड़ा है कि इस चीज का एरिया ज्यादा बड़ा होगा। अब ये जो एरिया बढ़ जाता है इसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं विली। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं विली। ये कनेक्टेड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे, और ये क्या काम करते हैं, ये जो हमारे टूटे हैं ना ये सिंपल फॉर्म में, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विलीज क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके अब ये वाटर सॉल्युबल है तो इनको क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड के फ्लो के साथ भेज देते हैं, और यहाँ पे हो जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में भी, कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम अभी तो लार्ज इंटेस्टाइन भी बचा है। देखो हमने यहाँ पे कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत तो पानी होगा उसके अंदर। अब वो क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर बचा है ना उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया उसने वाटर, और बाकी क्या किया उसने, भेज दिया रेक्टम के पास, और रेक्टम के पास जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहा, और स्टोर रहने के बाद से कुछ टाइम के बाद से जब आपका ब्रेन ना मैसेज भेजता है कि भाई अब फुल हो चुका है, जाओ और बाहर निकाल कर आओ, तो वो क्या करता है, एनस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फिसीज और स्टूल की फॉर्म में बाहर निकाल देता है एनस के थ्रू। क्लियर? और यहाँ पे रेक्टम में क्या होता है, स्टोर होता है अनडाइजेस्टेड फूड। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर? आपको होपफुली ये सारा समझ में आ चुका होगा। अच्छा, हमने पढ़ लिया इंजेशन, डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन, इजेशन भी पढ़ लिया। अब रहा एसिमिलेशन। देखो अब जो एब्जॉर्ब हुआ था ना फूड हमारा, सॉरी जो एब्जॉर्ब हुआ था न्यूट्रिएंट्स हमारा लास्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अब क्या होगा, ब्लड फ्लो की तरफ वो चला गया। अब जहां भी रिक्वायर्ड होगा, जहां पे भी रिक्वायर्ड होगा हमारी बॉडी में रिपेयर करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ कैन बी फॉर योर हेयर ग्रोथ, फॉर योर नेल ग्रोथ, मान लो आपको चोट लग गई वहां पे जरूरत है, आपको एनर्जी के लिए जरूरत है, जहां पे भी आपको जरूरत है ना वहां पे आपको वो चली जाएंगी। तो वो जो चली गई ना, वो एसिमिलेशन है, वो यूज जो हो रही है ना न्यूट्रिएंट्स, अब क्या है, वो एसिमिलेशन हो रहा है, यूज जो हो रहा है फॉर रिपेयर, फॉर ग्रोथ एक्सेट्रा, दैट इज एसिमिलेशन। अब देखो लीवर के अंदर कई बार नहीं, लीवर के अंदर जो है ना हमारा एक साथ सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं यूज हो जाते,
हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर रहते हैं, और जब भी हमको रिक्वायर्ड होता है ना, हमें जब भी रिक्वायर्ड होता है तब हम उसको यूज कर लेते हैं। क्लियर? होपफुली आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ साथ आप थोड़े से क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। उसके साथ एक आपके पास एक डेंटल कैरीज करके वर्ड है, उसको भी समझ लेते हैं सबसे पहले।